हाँ बस ठीक है। अभी हम दोनों आएंगे फिर सर को दोनों नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं मेडीलिंक में बैठे हुए हैं और ये डॉक्टर ईसा लेबार्ट्री के तावन से हम कर रहे हैं। और ये आज का प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं ये डायबिटीज़ के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शुगर पूरी दुनिया में बढ़ रही है और शुगर की वजह से बहुत सारी और बीमारियां भी हो रही हैं। लोग उसमें रीनल फेल्यूर में भी चले जाते हैं, उनकी बीनाई भी ख़राब हो जाती है। तो आज इसमें हम डिटेल में बात करेंगे और मेरे साथ जो आज दो सीनियर डॉक्टर हैं इस वक्त मौजूद हैं और मेरे राइट पे डॉक्टर फातिमा जवाद हैं मेरे साथ, जो बहुत उनकी पूरी ज़िंदगी मैंने देखा है कि उनके डायबिटिक पेशेंट के साथ गुजरी है और मैं उनको उस वक़्त से जानता हूँ, पता नहीं 20-30 साल हो गए होंगे, आई थिंक 20 साल, जब पापोश में उनको मैंने काम करते देखा था। और आज वो मेडीलिंक में कंसल्टेशन करती हैं। और मेरे लेफ़्ट पे मेरे साथ डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब हैं, जो एक मशहूर फिजिशियन हैं, जो यहाँ मेडीलिंक में कंसल्टेशन करते हैं और आगा खान में भी करते हैं। और वो भी हम इन दोनों से ये जानेंगे कि डायबिटीज़ के जो है वजूहात क्या हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, इसमें तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज इस प्रोग्राम में शुरू करता हूँ डॉक्टर फातिमा जवाद साहिबा से। दोनों को वेलकम भी करता हूँ। मैडम आपको भी वेलकम। थैंक यू सर आपको। तो डॉक्टर फातिमा जवाद से सबसे पहले मैं जो सवाल कहूँगा, एक तो डायबिटीज़ जो पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उसके बावजूद पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बढ़ रही थी, अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमारे जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, उनमें ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि आप ये बताएंगे कि इसकी जो नंबर ऑफ पेशेंट, क्योंकि हमें बाहर के मुल्कों का तो पता है कि अमेरिका में 30 मिलियन लोग हैं जो डायबिटिक हैं। तो मैडम से हम जानेंगे कि एक तो पाकिस्तान में कितने डायबिटिक हैं, दूसरा इसकी काजेज़ क्या हैं जो बढ़ रही है दिन ब दिन। तो ये मैडम से दोनों सवाल हम पूछेंगे। शुक्रिया डॉक्टर जयपाल। पाकिस्तान जो है वो आता है मशरक़ वस्ता के मीना रीजन कहलाता है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के हवाले से। और इस वक्त जो पाकिस्तान में नंबर है वो 19.4 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, जो कि इतना ज़्यादा है। हमारे बाद जो फिर इजिप्ट में जो है वो है 8.4। तो आप समझ लीजिए कि हमारा दुगने से भी ज़्यादा नंबर है। और वैसे जो अभी एक सर्वे हुआ है 2018 में, उससे ये पता चला है कि 27.8% पाकिस्तानियों को डायबिटीज़ है। और जितनों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है या जिनको मालूम है कि उनको डायबिटीज़ है, उतने ही नंबर ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है उनको पता नहीं है, इसलिए कि टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई अलामात नहीं होते हैं, ख़ास करके किस्म दोम में, तो वो टेस्ट नहीं कराते हैं और उनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ उनको हो गई है। डायबिटीज़ एक बहुत अहम और बहुत सीरियस बीमारी इस लिहाज से है कि एक तो ये खामोशी से आपके जिस्म में पैदा हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़राब होते हैं, इसलिए कि ये सर से पाँव तक हर आज़ा को ख़राब कर सकती है और इंसान की ज़िंदगी जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। ये इतना आहिस्ता आहिस्ता ही अपना असर दिखाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती जाती है और फिर इवेंचुअली फाइनली जब कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि जी एकदम से बीनाई चली गई या गुर्दे फेल हो गए, फिर उस वक्त एक तरह से इमरजेंसी हो जाती है, उस वक्त फिर कोई इलाज भी नहीं बाकी रहता है। जी थैंक यू मैडम, आपने बहुत तफसील से बात की। अभी मैं डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब से भी बात करना चाहूँगा कि एक तो जो शुगर है हमारे पास है, उसकी जो मेन काजेज़ आप क्या देख रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, और दूसरा एक जैसे मैडम ने भी जिक्र किया कि कई लोगों का हमें पता नहीं है, तो एक कंडीशन प्री डायबिटीज़ भी होती है जो कई लोगों को मतलब है कि वो शुगर से पहले होते हैं, उनमें सिम्टम ज़्यादा नहीं होते।
तो मैं समझता हूँ एक तो काजेज़ ज़रूर आवाम को हम बताएं, और दूसरा प्री डायबिटीज़ पे भी अब अगर आप उसमें रोशनी डालें तो मैं समझता हूँ ये ले लें। डॉक्टर जसपाल, शुक्रिया। डॉक्टर फातिमा ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस क्या है पाकिस्तान में, और हम 5वें नंबर पर रैंक कर रहे हैं, और अगर इसी तरह हालात रहे तो 2045 में हम टॉप 3 कंट्रीज़ में होंगे डायबिटीज़ में। और हमारे यहाँ यंगेस्ट अडल्ट लोग जो हैं वो डायबिटिक ज़्यादा हैं, ओल्डर पॉपुलेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन में हम दुनिया को टॉप करते हैं। अब आपका सवाल आया कि डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या हैं और क्या है। देखिए, पहले हम सिंपली 2 किस्म की डायबिटीज़ को जानते थे, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ वो जो कि यंगर बच्चों में और होती है, जिसके से ऑटो इम्यून मैकेनिज़्म होता है और उसके साथ आपका ग्लैंड बिल्कुल काम नहीं करता, और ये पाकिस्तान में भी है लेकिन इसकी प्रेवलेंस कम है, 5% लोगों को तकरीबन ये है। ज़्यादातर हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 हार्मोन्स पर डिपेंड नहीं करती, इसको हम कार्डियो मेटाबॉलिक डायबिटीज़ कहते हैं। बाज़ लोग इसको डायबिसिटी कहते हैं क्योंकि ये ओबेसिटी या ज़्यादा वज़न से भी रिलेटेड है। इन सब हालात को एक बड़े अच्छे तरीके से साइंटिफिक स्वीडन में स्टडी हुई, और उन्होंने कहा कि ये टाइप 1 और टाइप 2 अब डिस्कस नहीं करते, हम डायबिटीज़ को क्लस्टर्स यानी क्लस्टर्स ग्रुप्स में करते हैं। तो उन्होंने 5 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए। एक डायबिटिक्स वो हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है और उनकी एंटीबॉडीज़ बॉडी में डिटेक्ट हो सकती हैं, ये एक टाइप है। एक दूसरे हैं जिनकी इंसुलिन डिपेंडेंट है लेकिन एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं हो सकती। तीसरी कैटेगरी जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब कि उनमें इंसुलिन काफ़ी है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके मसल्स और जुज़ जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, हालांकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। चौथी इंसुलिन है जो मोटापे में इंसुलिन होती है, डायबिटिक होते हैं। आपने देखा होगा 350 किलो के लोग होते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है, वो अपने ऑपरेशन करवा लेते हैं जब मैदे का, तो उनकी डायबिटीज़ चली जाती है। इसको डायबिटीज़ ऑफ ओबेसिटी कहते हैं। और 5वीं कैटेगरी होती है एल्डरली डायबिटीज़ जो कि ओल्डर लोगों में होती है, ये 5वीं। एक 6ठी कैटेगरी अब ये है कि जो कि प्रेगनेंसी में होती है, और एक बड़े अहम डायबिटिक की रिलेशनशिप, इसको डायबिटीज़ टाइप 7 कहते हैं कि ब्रेन का बहुत ताल्लुक है। जो अल्जाइमर डिजीज़ जिसमें कि इंसान भूल जाता है, ऐसा दिमाग काम नहीं करता, न्यूरॉन्स को और ब्रेन का बड़ा फंक्शन है डायबिटीज़ में, तो इसको अब डायबिटीज़ टाइप 7 कहते हैं। अब मुख्तसर ये कि 2 जो ये क्लस्टर्स हैं, इनकी जो ओरिजिन है और वजह डिफरेंट होती है। जो ऑटो इम्यून होती है वो ज़्यादातर आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं या एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, उससे आपके ग्लैंड ख़त्म हो जाते हैं, तो ये 1 और 2 क्लस्टर्स में आती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की डायबिटीज़ होती है ये ज़्यादातर जेनेटिक जो हमारे नस्ल में चली आती है हमारा, और ये 40 साल की उम्र में नमूदार होती है, आमतौर पे यंग लोगों में नहीं होती, लेकिन आजकल यंग लोगों में भी देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर मिडिल एज में डायबिटीज़ होती है। और लोग अगर खाने पीने की परवाह ना करें वज़न की, तो ये फिर डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होती है। प्री डायबिटीज़ क्या है कि ऐसे लोग जिनके माँ बाप में डायबिटीज़ है करें तो आमतौर पे 100-105 शुगर आता है, इसको हम इग्नोर करते हैं, ये तो हर एक का होता ही है। लेकिन ये एक वार्निंग साइन है नेचर का कि देखें आपको डायबिटीज़ होने वाली है, अगर आप परवाह नहीं करेंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। 50 से 60% ऐसे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है अगर वो परवाह ना करें। तो ये प्री डायबिटीज़ में मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मैं जब तालिब इल्म था तो हम 130 शुगर लेवल को नॉर्मल समझते थे, फिर ये 126 लेवल आया, फिर लेवल 110 हो गया, आजकल ये लेवल 100 मिलीग्राम पर जब होता है तो आपको प्री डायबिटिक। और आपको पता है ये 100 मिलीग्राम में कैसे, आपके चेहरे पर तो नहीं पता लगता, और लोग ये आपकी रेटिना, ये फंडोस्कोपी, अगर आप आँख का पर्दा देखें तो आपको पहले चेंजेस नज़र आएंगी 100 मिलीग्राम पर।
तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को हम नोट करें कि ये बिगिन करती है वेसल्स की इन्फ्लेमेशन से, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन से। तब शुगर होती नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर जब शुगर का इलाज करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए इसको एंडोक्राइन डिजीज़ नहीं कहते, इसको कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कि छोटी वेसल्स और बड़ी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर छोटी वेसल इन्वॉल्व हो तो आपकी आँखें, आपकी नर्व्स और आपके गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं, और बड़ी वेसल्स इन्वॉल्व हो तो दिमाग की वेसल्स, दिल की और गुर्दे की वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और गैंग्रीन जिनको होती है उनके लेग्स की वेसल। तो ये फ़र्क है कि ये एक्चुअली वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन है, शुगर तो इसका एक मार्कर है। तो अगर सिर्फ आप शुगर को ट्रीट करें और इन चीज़ों को नहीं ट्रीट करें तो फिर आपको 5 कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेगी। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? गैंग्रीन का आपको खदशा होता है, दिल की रग बंद करने का खदशा, दिमाग की रग बंद करने का खदशा, नर्व्स की पैरालिसिस वगैरह, और आपकी आँखों की बीनाई की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट हो, सिर्फ शुगर का लेवल को कंट्रोल करना फ़ायदेमंद नहीं होता, उसके साथ साथ आपने ये 5 कॉम्प्लिकेशंस का भी ध्यान रखना है, और ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है जो कि शुरू से दिल, गुर्दे और दिमाग के लिए मुफीद हो। बहुत तफसील से यूसुफ कमाल साहब ने बात की। अभी मैं मैडम फातिमा जवाद से बात करूंगा। फातिमा जवाद साहिबा, आप सुबह से शाम तक मतलब डायबिटिक पेशेंट देख रही हैं, तो उसमें मतलब क्या आप देखती हैं कि वो आमतौर पर क्या गलतियां कर रहे होते हैं कि प्रॉपर न वो इलाज लेते हैं, शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। आप SIUT में भी जाती हैं, वहाँ रीनल फेल्यूर देखती हैं। और दूसरा, हमारे मरीज़ों में एक खौफ भी रहता है कि वो इंसुलिन की तरफ शिफ्ट नहीं होते। हालांकि हम वसीम अकरम को देखता हूँ तो वो बहुत हेल्दी है, वो इंसुलिन पे है, लेकिन हमारे लोग डरे हुए होते हैं, उसको आखिरी इलाज समझते हैं। तो आप एक तो मतलब क्या तजर्बे में देखती हैं कि मरीज़ों को क्या समझाना चाहेंगी कि वो इससे बचें? सबसे पहले तो ये होता है कि जिस वक्त ये इत्तेफाकिया भी डायग्नोज हो जाती है डायबिटीज़, तो ये जो मरीज़ होता है ना, वो एक डिनाइल फेज़ में चला जाता है। वो समझता है कि गलत रिपोर्ट है, या किसी वजह से, या मैंने ज़्यादा खा लिया था इस वजह से रिपोर्ट ऐसी आ गई, और ये डायबिटीज़ नहीं है मुझे। ये अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। एक साहब थे, मेरे ख्याल से ईद से 2-3 दिन पहले, इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनको एक एब्सेस हो गया और वो एमरजेंसी में उनको जाना पड़ा। SIUT में वो गए थे, तो वहाँ पे जब उनका टेस्ट हुआ तो उनकी शुगर 300 से ऊपर थी। बहरहाल उन लोगों ने, चूँकि एमरजेंसी थी, तो उन्होंने इंसुलिन लगाई, कंट्रोल किया और उनको ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हुए कुछ दिनों के बाद, तो उनको इंसुलिन दी गई कि आप घर पे लगाइए, और फिर उनसे ये कहा गया कि आप वापस आके और दिखाइएगा OPD में। अब वो नहीं आए OPD में, मेरे ख्याल से कोई 15 दिन गुजर गए, 15-20 दिन तो गुजर गया। उसके बाद एक दिन हमारी OPD चल रही थी और पता चला कि वो ऊपर जो यूरोलॉजी की OPD है उसमें आए हुए हैं। तो खैर मैंने जो वहाँ डॉक्टर थे उनके पास कहलाया कि उनसे कहिएगा कि वो आपको दिखा के और नीचे आएँ, आके मुझे दिखाएं। जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको डायबिटीज़ कब से है? तो कहने लगे अभी हुई है, जब मैं यहाँ आया था एब्सेस की वजह से। मैंने कहा कि भाई मुझे तो ये बताया गया था कि आपको 2 साल से डायबिटीज़ है। तो कहने लगे नहीं, 2 साल पहले जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो उसने ये कहा था कि अभी आप दरवाजे पे खड़े हुए हैं, अभी आप अंदर नहीं, डायबिटीज़ अंदर नहीं आई, दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो ये प्री डायबिटीज़ है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, उसको कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। हालांकि जिस वक्त के ये शुरुआत, ये लेवल्स आते हैं, उस वक्त आपके 50% बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये तो आगे बढ़ेगी, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ेगी। अब लोग इसको समझते नहीं हैं। उसके बाद एक दफ़ा हो भी जाता है, जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं सामने और डॉक्टर कह देता है कि आपको डायबिटीज़ है और आपको इलाज कराना है, और इसका इलाज खाली दवा से नहीं होता है, इसमें और चीज़ें भी होती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस या तर्ज ज़िंदगी को बदलना पड़ता है, खाने में बहुत सी चीज़ें तब्दील करनी पड़ती हैं, वक्त पे खाना खाना होता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसके लिए वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और डिनाइल फेज़ में बहुत अरसे तक चलते रहते हैं।
जो कि बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए कि इसी फेज़ में प्री डायबिटीज़ वाले स्टेज में सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं। अब ये कि ये हमारा काम होता है डॉक्टर्स का कि उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं, उनको मिसालें दें या कोशिश करें कि उनको ये बात उनके दिमाग में आ जाए कि हाँ उनको क्या करना है, अगर आगे उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और कॉम्प्लिकेशन फ्री ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। जहाँ तक इंसुलिन का सवाल है, ज़्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं उनको तो मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ आजकल अवेलेबल हैं और कुछ हमें गाइडलाइंस भी दी गई हैं IDF की तरफ से, उसके हिसाब से हम उस पर शुरुआत कर देते हैं। और ख़ाली गोलियों से या ख़ाली दवा से तो नहीं काम चलता है, ग़िज़ा का परहेज़ भी होता है, ग़िज़ा के टाइमिंग्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत ही गलत लोग जो है ना रात को 11 और 12 बजे रात को खाना खाते हैं, सुबह 11 बजे तक सोते रहते हैं, उसके बाद उठ के नाश्ता करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है डायबिटीज़ के ऊपर। और उसके बाद एक्सरसाइज का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए कि या तो ये कहते हैं कि जी टाइम नहीं है, या तो ये कहते हैं कि जगह नहीं है और कोई पार्क हमारे घर से बहुत दूर है या कोई पार्क है ही नहीं। बहरहाल कोई ना कोई बहाना उनको मिल जाता है एक्सरसाइज नहीं करने का। उसके बाद फिर ये होता है कि जब शुगर बढ़ती है ज़ाहिर है कुछ एहसास नहीं होता है। अगर उनको कोई अलामात होती हैं थोड़ी बहुत कि जी शाम को थकन ज़्यादा हो रही है या कुछ, तो सोचते हैं हाँ दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा था इस वास्ते थकन हो रही है। ये नहीं सोचते हैं कि शुगर उनकी ब्लड ग्लूकोज जो है वो पूरे वक्त 250 रह रही है, सुबह से शाम तक 300 तक रह रही है, ये नहीं सोचते हैं। एक स्टेज ये आता है कि आपके सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बीटा सेल्स, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स, और वो स्टेज आम तौर से 8 साल 10 साल डायग्नोसिस के बाद आता है। उस वक्त फिर बग़ैर इंसुलिन के गुजारा नहीं होता है। उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है, पूरी एक तरह से उनको मेडिसिन पढ़ानी पड़ती है कि भाई क्यों आपको इंसुलिन की ज़रूरत है। और अच्छे भले चल रहे हैं, 4-4 गोलियां खा रहे हैं, बल्कि 6-6 गोलियां खा रहे हैं, तो उससे क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किलों से उनको वो समझाना पड़ता है। और आजकल तो बहुत आसान है इंसुलिन लगाना, इसलिए कि अब वो पेन्स में इंसुलिन आ गई हैं। अब एक ज़माना था जब हम लोग नए नए डॉक्टर बने थे तो उस शीशे की सिरिंजेस होती थी जिनको पानी में बॉईल किया जाता था पहले, उसके बाद फिर उससे लगती थी। अब तो वो सारी मुश्किलात हैं ही नहीं, तो उस बड़ी मुश्किलों से उनको कन्विंस करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैंने तो अपने क्लिनिक में बाज़ दफ़े पहला इंजेक्शन खुद अपने हाथ से लगाया, उनसे कहा कि देखिए आपको कोई तकलीफ़ हुई, तो कहीं नहीं तकलीफ़ हुई, ठीक है फिर अब आप लगाइए इसको आगे। तो सिखाना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, अच्छी तरह से सिखाएं, उनके घर वालों को भी सिखाना पड़ता है, इसलिए कि बाज़ दफ़े मरीज़ की बीनाई सही नहीं है, उसको नहीं नज़र आ रहा है, तो बेटा या बेटी या बहू जो भी साथ में होता है उसको सिखाना पड़ता है। लेकिन कन्विंस करना जो है वो बहुत आसान नहीं है, अनलेस के जो मरीज़ है वो बहुत तकलीफ़ में है फिर तो फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी शदीद तकलीफ़ नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है और कन्विंस करने की ज़रूरत होती है। और ये मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे क्लिनिक से कोई मरीज़ वापस नहीं गया है बगैर कन्विंस हुए, चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैं समझा के और इंसुलिन उसके साथ भेजती हूँ जिसको ज़रूरत होती है। इंसुलिन का भी आसानी से मुहैया हो जाती है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, हर मतलब कीमत की इंसुलिन मिलती है। जो लोग पेन्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सिरिंजेस से लगाते हैं। हमारे सारे SIUT में जो पेशेंट्स हैं वो सब सिरिंजेस से लगाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि मतलब गिनती भी नहीं आती है, तो उनको फिर हम लोग सिरिंजेस पे निशान डाल के देते हैं कि सुबह जो है वो लाल निशान तक लगाना और शाम को काले निशान तक लगाना। इस तरह से करना पड़ता है, हमारे एजुकेटर्स हैं वो सिखाते हैं उन लोगों को। और अगर सही इंसुलिन लगाएं और सही हिदायत फॉलो करें, सही तरीके से खाना खाएं, तो कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। उनका जो हर वक्त की जो लेवल्स होती हैं ब्लड ग्लूकोज की वो भी नॉर्मल में आ जाती हैं, और जो वो 3 महीने का टेस्ट होता है HbA1c वो भी नॉर्मल में आ जाता है।
नाज़रीन, शुगर एक ऐसी बीमारी है, उसका जितना आप ख्याल रखते हैं वो आपका ख्याल रखती है, क्योंकि आप उसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो उतनी तकलीफ़ें आपकी बढ़ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। और मैं खुद भी आंखों का डॉक्टर हूं, तो मुझे पता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में 2000 लोग ब्लाइंड हो जाते हैं हर महीने, एवरी मंथ। मतलब 60 से 70 लोग ब्लाइंड हो जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से अमेरिका में, जो पढ़ा लिखा मुल्क है, अमीर मुल्क है। लेकिन हमारे मुल्क में तो मैं समझता हूँ 150-200 लोग होंगे जो ब्लाइंड हो जाते हैं, जो शुगर की वजह से जो कंट्रोल नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि शुगर का हम जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे उतना हमें बेहतर उसका फ़ायदा होगा, और हम बीमारी से भी बचे, हमारी साबित रहेगी, और तकलीफ़ें भी कम होंगी। तो अभी डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब से मैं पूछूंगा कि आप रोज़ाना जो मरीज़ देख रहे होते हैं, इसमें मैंने आपको फंडोस्कोपी भी करते हुए देखा है कि कम फिजिशियन होते हैं जो फंडोस्कोपी करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरा, आप मरीज़ों को मतलब क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या ख्याल रखें कि बीमारी के जो तकलीफ़ें हैं उनकी जो कॉम्प्लिकेशन शुगर की, जैसे आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि साइलेंट अटैक होता है, और एवरी डायबिटिक पेशेंट को कार्डियक पेशेंट समझा जाता है। और आम लोग कई होते हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, पूरा नहीं करवाते, उनके टीजी ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो इसमें क्या लोगों को एडवाइस करें कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भी बचें और उनकी सेहत सही रहे? डॉक्टर जसपाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में देखें, डायबिटीज़ का कंट्रोल टाइप 2 का एक डिसिप्लिन है। आपकी लाइफ में जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, एक डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आप दुनिया का जो मर्जी इलाज करें, आप ठीक नहीं थे। डिसिप्लिन खाने में, डिफरेंट रहने में, एक्सरसाइज में, स्ट्रेस में। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आपकी शुगर को ज़्यादा करता है। आप सिगरेट पिएंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। असल में हमारे डॉक्टर जो हैं, अगर सिर्फ आधा 15 मिनट या 20 मिनट, जैसे कि डॉक्टर फातिमा ने कहा है, अगर काउंसलिंग सही करें तो मरीज़ फिर कभी गलती नहीं करेगा। ये कसूर इंसुलिन का जो आप बता रहे हैं, ये हमारा अपना कसूर है। हम लोगों को कहते हैं अच्छा भाई तुम गोलियां और ये एहतियात नहीं करोगे तो तुम्हें इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो इंसुलिन का हम एक किस्म का एज अ पनिशमेंट करते हैं। अगर हम उनको पहले ही बैठ के एक डायग्राम, जैसे डॉक्टर फातिमा ने कहा है कि भाई 50% तुम्हारे बीटा सेल्स ख़त्म हो गए हैं और हर साल 4 से 8% ख़त्म हो रहे हैं। अब तुम्हें 5 साल की डायबिटीज़ हो चुकी है, तो 40 ये और 50 तो 90% तुम्हारे सेल्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब गोलियाँ क्या काम करेंगी? तो मरीज़ तो बेवकूफ़ होगा अगर वो नहीं करे। लेकिन हम ये नहीं करते, हम बैठ के मरीज़ों को ये नहीं समझाते, और ये भी नहीं समझाते कि जितनी भी गोलियाँ और एहतियात कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इंसुलिन की यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो इंसुलिन एक प्राइमरी इलाज है जो कभी ना कभी आपको आज नहीं तो कल लगाना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि आजकल नई दवाइयाँ निकल आई हैं, नया रिसर्च हो रहा है, हर चीज़ में नई चीज़ हो रही है। पुरानी जितनी भी दवाइयाँ हैं, अब हमने देखा है कि वो दवाइयाँ रिकमेंड FDA और ये कर रही हैं जिनके सिर्फ कार्डियक सेफ्टी, दिल की सेफ्टी ना हो, बल्कि बेनिफिट्स हों। और बेनिफिट्स किसके हों? हार्ट डिजीज़ के, किडनी डिजीज़ के। तो इसलिए अब पुरानी दवाइयाँ जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और नहीं कर सकते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपकी दिल की कॉम्प्लिकेशन बचेंगी, आपकी गुर्दे की कॉम्प्लिकेशन बचेगी, आपकी आँखों की कॉम्प्लिकेशन बचेगी। तो सिर्फ जैसे मैंने पहले वक्त शुरू से ही कहा था कि आपने सिर्फ शुगर लेवल्स कम नहीं करने, आपने कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है। कॉम्प्लिकेशन में लाइफस्टाइल में आपकी, जैसे मैंने कहा है, सिगरेट स्मोकिंग, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को एक लेवल्स पर कंट्रोल करना, ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना। और अगर शुरू से ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएं तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होगी। तो जो इस सिलसिले में एक ये और बात भी ज़रूर कहूँगा कि हमारा गरीब मुल्क है, हम महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए डॉक्टर फातिमा ने जो इलाज बताया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को तनबीह ना करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साथ आपको ज़्यादा दिल के बेनिफिट और गुर्दे के बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि अच्छा, आपने ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जिनके बेनिफिट ये नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको बाईपास या किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, तो उसके भी तो खर्चा आपने देना पड़ेगा ना।
तो शुरू से अगर आप ऐसी दवाइयाँ और अपना डाइट का और एक्सरसाइज का डिसिप्लिन रखें तो इन कॉम्प्लिकेशन के होने का चांस करें। मुश्किल ये है कि हमारी जितनी भी कौम है वो साइंस और सिम्टम्स ओरिएंटेड है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपने 10 दवाइयाँ मुझे लिख के दे दी हैं, मैं तो डॉक्टर जसपाल के पास गया था, उन्होंने तो मुझे 1 गोली दे दी, मेरी शुगर ठीक हो गई। अब इसको काउंटरैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो काउंसलिंग शुरू वाली अगर नहीं करेंगे आपकी तो आप कभी नहीं कन्विंस कर पाएंगे। तो अगर शुरू से मरीज़ को बता दें कि मैं सिर्फ आपकी शुगर नहीं कंट्रोल कर रहा, आपकी गैंग्रीन आपने देखी है वो कंट्रोल कर रहा हूँ, जो कि आपके लेग्स में होगी, आपकी आंखें बचा रहा हूँ, आपके गुर्दे बचा रहा हूँ, आपका दिल और दिमाग और आपकी बाकी सेक्स लाइफ और जितनी भी नर्व्स हैं वो सब बचा रहे हैं, तो फिर लोग ज़्यादा कन्विंस इससे होंगे। लेकिन ये काउंसलिंग के लिए आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा शुरू में जब आप ट्रीट करते हैं आपको निकालना पड़ेगा, और ये आपको बाद में फिर बड़ा टाइम सेविंग हो जाएगी, क्योंकि मरीज़ शुरू से ट्यून्ड हो जाएगा इस बात के। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने तफसील से बात की। अभी मैं मैडम फातिमा जवाद से पूछूंगा, एक तो थोड़ा मरीजों को ख़वातीन भी हमारा जो ये प्रोग्राम देखती होंगी, एक तो जेस्टेशनल डायबिटीज़, आपकी गायनी की फील्ड तो नहीं है लेकिन आपने फिर भी उसको देखती तो ज़रूर होंगी कि एक ख़वातीन को ये भी भुगतना पड़ता है और बीमारियों की वजह से उनको बच्चे के दौरान एक डायबिटीज़ हो जाती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। और आम मरीज़ों को डाइट के बारे में, जो लोग हमारे परहेज़ नहीं करते, वो मीठा भी खा रहे होते हैं, उसका कोई परहेज़ नहीं करते, मतलब कि सुबह को दोपहर को उनको जो डाइट प्रॉपर लेना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ और थोड़ा डाइट के बारे में आप जी। हमल के दौरान जो डायबिटीज़ होती है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं और वो आम तौर से उन ख़वातीन में होती है जिनकी कि ज़रा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, यानी उनके माँ बाप में या नाना नानी दादा दादी में ख़ानदानी जो होती है डायबिटीज़, और वो ख़वातीन भी आम तौर से ज़रा मोटापे की तरफ माइल होती हैं। किसी भी स्टेज पे डायग्नोज हो जाए, चाहे वो शुरुआत प्रेगनेंसी के शुरुआत में, आमतौर से 24वें हफ्ते के बाद, छठे महीने के बाद जो डायग्नोज होती है उसको, लेकिन किसी वक्त भी डायग्नोज हो जाए उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं या दौरान हमल की डायबिटीज़। जिन लोगों को के पहले दूसरे महीने हमल में डायग्नोज होती है उसके ये मतलब होते हैं कि उनको पहले से कुछ ख़राबी थी और उसकी वजह से अब वो ज़ाहिर हुई है। और जिन लोगों को के 26 वीक्स 24 वीक्स के बाद या छठे महीने में जिन लोगों को होता है, उनके साथ ये होता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे प्लेसेंटा से पैदा होते हैं जिनकी वजह से कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है या इंसुलिन की मुदाफ़ियत हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो आम तौर से इन ख़वातीन की एक जो एडवांटेज है वो ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर सही सब कुछ उनका मैनेज हुआ है तो बच्चा पैदा होने के बाद ये रिवर्स हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर इन्होंने अपना ख्याल नहीं किया तो ये दोबारा से अगली प्रेगनेंसी में भी होगी या फिर परमानेंट डायबिटीज़ उनको हो जाएगी 2-4 साल के अंदर। तो इसलिए इन लोगों को अपना ख्याल, इस लिहाज से कि दवा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या तर्ज़ ज़िंदगी को सही रखना है वो उस पर अमल करना पड़ता है। जहाँ तक डाइट का सवाल है, डाइट के देखिए 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये है कि क्या चीज़ जो है वो खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, कितना खाना चाहिए, क्वांटिटी। और नंबर 3, किस टाइम पे खाना चाहिए। तीनों की बराबर की अहमियत है। मैं अपने सब मरीज़ों को ये चीज़ बताती हूँ जी हम तो बिल्कुल परहेज़ करते हैं, हम तो चीनी को हाथ नहीं लगाते हैं, हम तो मीठे को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन पता चलता है कि एक वक्त में 4 रोटियाँ खा ली उन्होंने, दूसरे वक्त में 2 प्लेट भर के चावल खा लिए। तो क्वांटिटी भी काउंट करती है। और तीसरे जो है टाइमिंग बहुत बहुत अहम है। सुबह का नाश्ता जो है वो सुबह सवेरे होना चाहिए। देखिए कुदरत का निज़ाम है कि जब सूरज निकलता है, मतलब आप ख़ुद उठते हैं सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए सूरज निकलने से पहले, उसके बाद फिर इंसान को सोना नहीं चाहिए, फिर दिन की तैयारी करनी होती है और नाश्ता जल्दी कर लेना चाहिए। और नाश्ते के
6 घंटे के बाद फिर दोपहर का खाना हो जाता है और उसके 6 घंटे के बाद रात का खाना हो जाता है। तो रात का खाना जो है वो आमतौर से 8 बजे तक अगर हो जाए, 8 साढ़े 8 बजे तक, तो आप 11 बजे, चूँकि हमें 6 हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है ग़िज़ा को, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो 8 बजे अगर वो खाना खा लेते हैं तो रात को 11 बजे जो भी स्नैक होता है, या तो एक गिलास दूध ले लिया या कोई एक फ्रूट ले लिया, उसके बाद सो जाएं। मतलब मिडनाइट या रात के 12 बजे को क्रॉस नहीं करना चाहिए सोने के लिए। जिस्म में बहुत सारे तब्दीलियां आती हैं सोने के बाद, और अगर हम लोग जो यहाँ कराची में तो देखा गया है कि लोगों की आदतें हो गई हैं रात को देर तक जागने की, और इस सबसे ज़्यादा ख़राबी बीमारी इसी से होती है, और ये एक कॉज़ है मोटापे का भी और डायबिटीज़ का भी, रात को देर तक जागना और देर से सोना, और फिर दिन तक सोते रहना 11 बजे 12 बजे दिन तक। तो खाने में इसमें डाइटिशियंस जो होती हैं, अगर किसी के इदारे में डाइटिशियंस हैं तो वो बहुत मतलब लकी है वो वहाँ के मरीज़, कि वो बहुत तफसील से पूरा समझा के और लिख के दे देते हैं कि क्या आपको किस तरह से खाना है, और वो हिसाब से होता है आपका हाइट कितनी है, आपका वज़न कितना है, उससे वो बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं और उसके हिसाब से कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं, सारा दिन आप बैठे रहते हैं ऑफिस में या आप कोई फ़िज़िकल काम करने वाले हैं, उस हिसाब से कैलोरीज़ कैलकुलेट होती हैं और उस हिसाब से फिर आपको बताया जाता है। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि आप जिन चीज़ों में कि खालिश शक्कर पड़ी हुई है वो चीज़ें ना लें तो बेहतर है। उसके अलावा जिन चीज़ों में फ़ाइबर ज़्यादा है, फुजला ज़्यादा है, जैसे सब्ज़ियां हैं, सलाद है, आटा जो है वो आप मोटा आटा जो चक्की वाला आटा कहलाता है जिसमें से भूसी निकाली नहीं जाती है, वो इस्तेमाल करें। ये भी देखा गया है कि लोगों को उसकी रोटी पसंद नहीं आती है, लेकिन वो सेहत के लिए वही बेहतर है। और चावल भी, अगर बहुत से लोग चावल के आदी होते हैं, पूरे बंगाल में चावल खाया जाता है, वहाँ मना नहीं है, लेकिन वो लोग भी मोटा चावल खाते हैं, सेला चावल जो कहलाता है या लाल चावल जो कहलाता है, वो बेहतर होता है बनिस्बत ये जो सफ़ेद चावल हम लोग खाते हैं। इसी तरह से फलों में भी आप थोड़ा बहुत हर फल खा सकते हैं, कोई फल मना नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादती करते हैं, अब आजकल आम का सीज़न है तो एक वक्त में बैठ के अगर 4 आम खाएंगे तो ज़रूर आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगी। अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल्ड है और आपने खाने के बाद एक छोटा आम खा लिया या बड़े वाले आम का आधा हिस्सा खा लिया तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा। ये एक एतदाल की बात होती है, मॉडरेशन की बात होती है, जो कि हमारे मज़हब में भी बताया गया है कि जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो हाथ रोक लो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ लोगों को आदत हो गई है ओवर ईटिंग करने की, और उसी की वजह से सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं कि मोटापा भी होता है, और मोटापे की वजह से दिल की बीमारियाँ भी होती हैं, डायबिटीज़ भी होती है, और ब्लड प्रेशर भी होता है, सभी कुछ हो जाता है। नाज़रीन, जैसे आप सुन रहे हैं कि जो डायबिटीज़ है हमारे मुल्क में और हमारे पड़ोसी मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनमें बहुत बढ़ रही है। और उसमें 2-4 रीज़न ये आ रहे हैं, जो एक तो हमारे यहाँ माइग्रेशन भी हो रही है, जो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आते हैं तो उनकी आदतें जल्दी चेंज हो जाती हैं। जो गाँव का आदमी 8-9 बजे सो जाता है, वो कराची में जब आता है तो 12-1 बजे सोता है। और दूसरा, वहाँ खाना जल्दी खाता है या देर खाता है। ओवर भी ईटिंग भी हमारे यहाँ होती है। और हमारे यहाँ ये आप सबको पता है कि हम किसी के शादी दावत में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लोग 2 दिन का खाना खा लेते हैं। तो ये ओवर ईटिंग भी हो रहा है। और जो वज़न बढ़ना, ओवर वेट होना, ये एक डायबिटीज़ के लिए, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, दिल के लिए भी, मतलब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल की बीमारियाँ बढ़ना। तो ये तमाम चीज़ों को हमें, जो जंक फूड खा रहे हैं, जो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी हो रहा है, ओवरवेट से भी हो रहा है, ओवर ईटिंग से भी हो रहा है। और हमारे जब ख़ानदान में आ रहे हैं तो हमें मौरूसियत में भी बीमारियां मिलती हैं। तो मैं अभी डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब से पूछूंगा कि आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि वो सेहतमंद ज़िंदगी, उनकी हेल्दी लाइफ रहे और फ्यूचर में वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उनके लिए क्या एडवाइस आप करेंगे? देखिए, डॉक्टर फातिमा ने बहुत अच्छा कवर कर लिया है। जैसे मैंने शुरू से कहा कि एक डिसिप्लिन है, अगर वो डिसिप्लिन अपने टाइमिंग का, खाने की, एक्सरसाइज का, रहने सहने का रखें, स्ट्रेस लेवल का, एक्सरसाइज का। अब जैसे कम से कम आपको 150 मिनट्स
आपको हफ्ते में एक्सरसाइज करनी चाहिए। 150 मिनट्स कोई मुश्किल बात नहीं। अगर ये नहीं आप टाइमिंग कर सकते तो फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखें। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, उसमें ऐप है। अगर 13,000 स्टेप्स आप दिन में कर लें, 14,000, तो वो आपके काफ़ी होंगे फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपने कैलोरीज बर्न करनी है और अपने वेट को भी कंट्रोल रखना है और सर्कुलेशन को भी सही रखना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का, स्ट्रेस लेवल का, स्मोकिंग का, वेट का, टाइमिंग ऑफ द फूड का और अपनी हैबिट्स का आपने। तो ये सब चीज़ें मजमूई तरीके से, अब बच्चों को अगर आप पॉकेट मनी दें और वो जाके बर्गर और ये चीज़ें खाएं, जंक फूड, तो वो कैसे करें? शुरू से अगर आप डिसिप्लिन करें बच्चों को, जो चीज़ है वो उनकी पसंद की घर में ही बना के दें और मॉडिफाई करके ऐसे दें जिसमें कार्बोहाइड्रेट या जंक एलिमेंट, जितनी प्रोसेस्ड फूड होंगी उतना ख़राब होगा, ये याद रखें। जितनी नेचुरल फूड होंगी उतनी अच्छी होंगी। एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। तो अगर ये चीज़ें अगर दिमाग में रखें कि प्रोसेस फूड आपने कम खानी है और नेचुरल, तो ये बड़ा ज़रूरी। एक चीज़, क्योंकि आज की डिस्कशन है और कोविड की इन्फेक्शन है, तो ये मैं इस पे हम ऐड करेंगे। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि हमने ये डायबिटीज़ पे सेशन किया है, तो अभी हम एक एक सवाल दोनों से हम कोरोना पे ही बात करेंगे जो डॉक्टर साहब अभी करना चाहते हैं। तो डॉक्टर फातिमा जवाद को मैं बोलूँगा कि आप जो डेली लाइफ में OPD भी कर रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं, हमारे यहाँ लोग जो है आम शहरी है वो उसको इतना शऊर भी नहीं है, और एक तो लिटरेसी है, जहालत है, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सख्ती नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो लोग जो है बड़े हॉस्पिटल में जब आ रहे हैं उनको तो वो मास्क पहनाया जाता है, लेकिन वो जब रोड पे घूम रहे हैं, किसी दुकान में जा रहे हैं, तो वहाँ वो उसको नहीं पहन रहे हैं। तो हमारे यहाँ अभी अमवात भी बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ इसके कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और ये प्रोग्राम हम जो ये डॉक्टर ईसा लेबार्ट्री के तावन से कर रहे हैं कि हम रोज़ जो कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि कई लोगों में ये पॉजिटिव आ रहा है, और इतना वर्कलोड बढ़ गया है तमाम लेबार्ट्रीज़ पे कि तमाम लेबार्ट्रीज मिल के भी उनको रिज़ल्ट जो स्क्रीनिंग है जल्दी टेस्ट का नहीं दे पा रही क्योंकि मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो ये मैं मैडम से पूछूंगा कि आप क्या लोगों को बताएंगे कि वो इसको कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो भी करें कि कोरोना से बच सकें हम लोग। सबसे पहले तो लोगों को ये यकीन करना पड़ेगा कि कोरोना है, कोई चीज़ है यहाँ पे, और ये एक पैंडेमिक या एक फैली हुई है हमारे पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि कहाँ है कोरोना, दिखाओ। अब कहाँ से उनको दिखाएं कोरोना कहाँ है, तो उनकी समझ में ही नहीं आता है। इसलिए वो कहते हैं सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, जो बीमार हो रहे हैं ठीक है वो अस्पताल जा रहे हैं। और मास्क बांधने का है, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी तो सांस घुटने लगती है, हमसे मास्क नहीं बांधा जाता है। अब ये कि मास्क बांधने की बहुत ज़्यादा ताकीद करनी होती है और समझाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जहाँ मैं रहती हूँ अपार्टमेंट है वो, तो आप लिफ्ट के अंदर, मैंने तो बड़ा बड़ा नोटिस खुद लगवाया है कि कोई भी बग़ैर मास्क के अंदर दाखिल नहीं होगा। जो वहाँ पे बहुत से सर्वेंट्स आते हैं, उनके घर जहाँ जाते हैं उनके घर वाले भी नहीं समझाते हैं कि जी तुम मास्क बांधो। और मास्क कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है सर्जिकल मास्क बांधने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर में भी कपड़े से सी लें मास्क और अंदर एक टिश्यू का लेयर रख लें, वो काफ़ी होता है। ये सर्जिकल मास्क तो हम डॉक्टर्स के लिए है, तो लेकिन ये लोगों की समझ में नहीं आता है। वो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ है कोरोना। अब किस तरह से समझाया जाए, तालीम की इतनी कमी है हमारे यहाँ। उसके बाद फिर हमारे यहाँ सब्र तो ज़ीरो है, ज़ीरो से भी कम है। आप किसी दुकान पे जाएं, आपको इतनी जल्दी होगी कि हमारा काम पहले हो जाए, धक्कम धक्का दे के आगे बढ़ के, और जी ठीक है इतना आलू दे दो, इतनी प्याज दे दो, इतनी भिंडी दे दो, और जल्दी करने के पीछे ये चीज़ होती है। ये दुकान वालों का फिर फ़र्ज़ होता है कि नीचे जैसे यहाँ मेडीलिंक इस बिल्डिंग में, एक प्लाजा में नीचे इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि बड़ा बड़ा लिख के लगा दिया है कि बग़ैर मास्क के कोई मार्केट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये हर मार्केट में ऐसा नहीं है। अब ये लोगों को शऊर होना चाहिए, ख़ुद समझना चाहिए कि ये हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं मास्क बांध के, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की समझ में नहीं आता है। और थोड़ा सा शुरू में ये भी हुआ था
कि लोगों की समझ में नहीं आया था कि मास्क घर में कैसे बनाएं। तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया और 4-4 गुना ज़्यादा दाम लगा के और बेचे हैं, जो कि अफसोस की बात है। ये मतलब लोग हर एक नहीं ख़रीद पाता है। जो गरीब आदमी है वो 100 रुपए का मास्क नहीं ख़रीदेगा, जो कि एक दफ़ा लगा के फेंक दिया जाता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ताकीद करनी है, और हर एक अपनी जगह, आप हैं, मैं हूँ, डॉक्टर यूसुफ है, हम लोग अपनी जगह जिससे भी हो। मैं तो यहाँ दाखिल होती हूँ, नीचे जो खड़ा होता है आदमी, मैं उससे पूछती हूँ तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया? तो हंसने लगा, कहने लगा अभी तो आया हूँ ड्यूटी पे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ड्यूटी पे आप आए, घर को निकलने से पहले, आप घर से निकलने से पहले आपको मास्क लगाना चाहिए था। ये हमारी कौम में तालीम की बहुत कमी है। और वो टीवी के ऊपर पता नहीं दुनिया भर की पॉलिटिक्स की चीज़ें बताते हैं, लेकिन किसी चैनल पे भी इस तरह की तालीम की बातें नहीं होती हैं, जो कि अफसोस की बात है। ये होनी चाहिए। टीवी तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो दे शुड टीच द पब्लिक कि क्या चीज़ ज़रूरी है। अब बस वही कि हाथ धो लो और मास्क बांध लो। अब जगह जगह लोग मास्क बांधे हुए भी जगह जगह थूकते हैं। आप यहाँ ऊपर चढ़िए, सीढ़ी के ऊपर आप देखिए, हर कोने पे पान की पीक मिलेगी आपको। मतलब किस तरह से हम तालीम दें अपने लोगों को, मेरी तो समझ में नहीं आता है। ये हम लोग सबों को मिल के कोशिश करनी होगी कि किसी तरह से लोग अपने आप को तब्दील करें। जब तक हम नहीं तब्दील करेंगे अपने आप को, हम लोग बहुत बीमारियों में मुब्तला रहेंगे। बचत का एक यही तरीका है कि तालीम दें और लोग उसको एक्सेप्ट करें, उस पर अमल करें। सर, अब आप उस पे कोरोना पे क्या बताना चाहेंगे लोगों को? और आप रोज़ाना देख रहे हैं कि मरीज़ भी हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, और कई तो डॉक्टर जो हमारे जो काम कर रहे हैं, डॉक्टरों की जो प्रोफेसर हैं, उनकी भी डेथ हो गई है, और जो पैरामेडिकल है, नर्सेज भी कई, उनको भी हुई है। अभी एजुकेशन सेक्रेटरी भी वेंटिलेटर पे चला गया है। तो कोरोना के बारे में आप आवाम को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर फातिमा ने इसको एड्रेस किया शुरू में। कोरोना एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये पहले हमने एक्सेप्ट करना है। ये जैसे लोग कहते हैं ना कोरोना नज़र नहीं आ रहा, ये एक सीरियस इन्फेक्शियस, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो उसमें आपको पता है ना इसकी कोई वैक्सीन है और ना अप्रूव ट्रीटमेंट है। इसकी ट्रीटमेंट 3 चीज़ें हैं: मास्क पहनना, सैनिटेशन एंड डिस्टेंसिंग। ये आपने हर तरह करनी है, हर वक्त करनी है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। कोरोना यहाँ रहेगा कितने महीने, कितने साल, हमें कोई आइडिया नहीं है। जब तक कोई वैक्सीन बनती, वो भी कोई गारंटी नहीं है। और एक हर्ड इम्यूनिटी होती है, आपने देखा स्पेनिश फ्लू हुई थी तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होते होते 6 मिलियन या कितने मिलियन लोग मर गए थे। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल के 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं: डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन एंड मास्क। अगर आपने मास्क पहना और दूसरे आदमी ने मास्क पहना हो तो ट्रांसमिशन रेट 1.5%। तो इसको समझ के करना चाहिए। गवर्नमेंट 1000 करे, गवर्नमेंट हर आदमी के साथ एक पुलिसमैन तो नहीं कर सकती। हमारी कच्ची आबादी में 90% लोगों के पास 1 बेडरूम हाउस है, उसमें सारे इकट्ठे रहते हैं, वो आइसोलेट नहीं हो सकते। हमारे डॉक्टर्स अपने कहते हैं और टेलीविज़न पर आके कि लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन का क्या मतलब है? लॉकडाउन चाइना में हो सकता है, जहाँ 20 मिलियन लोगों को 2 महीने बंद किया और उनको घरों में खाना पहुँचाया। आप 20 मिलियन लोग कराची में उनको खाना पहुँचा सकते हैं? उनको अगर आप सेव करेंगे तो वो स्टार्व करेंगे। सिलेक्टिव लॉकडाउन होनी चाहिए उन एरिया में जहाँ एंडेमिक है। तो प्रिंसिपल्स फॉलो सबको करने चाहिए। एक दफ़ा अगर आपको कोरोना हो गया तो आप कोरोना के ये मतलब नहीं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है। आपको आइसोलेट आपको होना चाहिए, दूसरों को प्रोटेक्ट करें। एक आदमी कहता है जी अब मुझे कोरोना अगर पॉजिटिव है, मेरे तो कोई सिम्टम्स नहीं है। सिम्टम्स की बात नहीं है। 80% लोगों को कोरोना होगा, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन वो दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन। तो 80 जिनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आता है वो, या जिनको सिम्टम्स होते हैं, उनको शक होता है कि उनको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, 3 दिन तक ठीक नहीं होते, उनको घर में अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, PCR। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि PCR सिर्फ एक वाहिद टेस्ट है जो कि नेज़ल स्वाब और स्पिट से होता है, जो डायग्नोज करता है। आजकल लोग क्या करते हैं, जी मुझे नज़ला ज़ुकाम था, मैंने एंटीबॉडी का टेस्ट करा लिया। एंटीबॉडी का टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं होता।
तो ये बड़ा ज़रूरी लोगों में गलतफहमी दूर करनी है कि अगर आपने डायग्नोज करना है अपने आपको कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, तो PCR टेस्ट कराना है। एक दफ़ा आपका PCR पॉजिटिव हुआ, आप अपने आप को आइसोलेट करें 15 दिन कम से कम मिनिमम, उसके बाद आपने टेस्ट कराना है कि 15 दिन के बाद नॉर्मली आजकल तो WHO कहती है कि उसके बाद कराने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आइसोलेट कर दिया आपने 15 दिन। लेकिन अगर 15 दिन के बाद आप जानना चाहते हैं कि आप में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हुई है कि नहीं, तो एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। कोरोना के दरमियान 80% को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, 15% को सिम्टम्स होंगे और 5% लोग हॉस्पिटल में दाखिल होंगे। मैं आज के मौजू, क्योंकि हम डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक्स के सिलसिले में अगर 80% में आप फिट आते हैं, आपके ओरल डायबिटिक्स हैं, तो आप वेल कंट्रोल्ड हैं, तो आप मेक श्योर करें कि लॉकडाउन में दवाइयाँ नहीं मिलती, आप वेल स्टॉक्ड हों, दवाइयाँ आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और अपनी डाइट और ब्लड शुगर एस्टिमेशन का ख़ास ख्याल रखें। 15% लोग जिनको आप सिम्टम्स हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं और सिर्फ वो टैबलेट्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से रजू करें। और ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको माइल्ड सिम्टम्स नहीं हैं, सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनको डॉक्टर इंसुलिन पर डालेंगे। इंसुलिन क्योंकि इंसुलिन एक वाहिद ट्रीटमेंट है जिससे आपके शुगर लेवल्स स्टेबलाइज हो सकते हैं, चाहे एक दिन लगे, एक दफ़ा लगे, 2 दफ़ा लगे, 4 दफ़ा लगे। तो आपको अगर डॉक्टर अपना इंसुलिन पर डाले तो वो टेम्पररी होगा। जब आपका कोरोना का ख़त्म हो जाएगा, एपिडेमिक का ख़त्म, आप दोबारा अपनी गोलियों पर आ सकते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटलाइज होंगे उनको लाजमी इंसुलिन लगेगी, और वो भी जब बाहर डिस्चार्ज हो जाएं और अगर वेल कंट्रोल टैबलेट पर हो सके तो टैबलेट पर आ जाएंगे। लेकिन इंसुलिन का लगाना उनको जिनको सिम्टम्स है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टैबलेट से एक आपकी और इफ़ेक्ट्स और डिहाइड्रेशन और चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको डॉक्टर इंसुलिन रिकमेंड करे तो उसमें हेजिटेट ना करें, जो डॉक्टर आपको कहता है उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोरोना एपिडेमिक का हमने मुकाबला करना है, ऐसे घबराना नहीं है। ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, 10 दिन में ख़त्म नहीं होगी। हमने काम भी करना है, अपनी रोज़ी भी कमानी है, ज़िंदगी चलनी है। इसके साथ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जैसे डॉक्टर फातिमा ने कहा है, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, डिस्टेंसिंग, ये हमें रखनी पड़ेगी थ्रू आउट। और इसको एज अ हैबिट हमने बनाना है। दुकानों में भी एज अ हैबिट उन्होंने सैनिटाइज़र रखना है, टेम्परेचर चेक करना है। एरोप्लेन भी जाएंगे तो यही चीज़ पॉसिबल होगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम इससे बीमारी से निजात नहीं कर सकते। ये मेरा आखिरी और ज़रूरी मैसेज है। नाज़रीन, ये आज का जो डिस्कशन है ये डॉक्टर ईसा लेबार्ट्री की तरफ से हम कर रहे हैं, और हम डॉक्टर ईसा लेबार्ट्री एक फ्री कैंप्स भी करते हैं, अवेयरनेस सेशन भी करते हैं। और ये हमारा सेशन आज जो डायबिटीज़ के और कोरोना के हवाले से, और हम आने वाले वक्त में भी आपके साथ सेशन करेंगे स्किन डिजीज़ पे, गायनी पे और दिल की बीमारियों पे। हम ये चाहते हैं कि तमाम लोगों, नाजरीन, आप तक एक नॉलेज पहुँचे कि हम अपने मुल्क में जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड भी नहीं करते, उनको बीमारियों से बचा सकें। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरह की ये हमारी गुफ्तगू आने वाले वक्त में भी सुनेंगे तो कई लोगों को हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। और हम, जैसे अंग्रेज़ी में बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, तो हम अगर परहेज़ करेंगे और ख्याल करेंगे, मैं समझता हूँ कोरोना में भी अगर हम सिर्फ 2-3 चीज़ों पर अमल कर लिया हम लोगों ने, कि मास्क लगाएँ, हम हाथ धोते रहें, और जो जहाँ पानी की सहूलत नहीं है वहाँ सैनिटाइज़र यूज़ करें, और इन डिस्टेंस रखें, कहीं भी रहें कि हर हमारे बराबर में जो भी आदमी मौजूद हो, फैमिली का, दोस्त हो, सबको हम समझें कि वो कोरोना का मरीज़ है। अगर हम इस तरह एहतियात करेंगे तो हम उससे बच सकेंगे। मैं समझता हूँ आप लोगों ने ये हमारी बात सुन ली तो हम समझेंगे हमें इसका फ़ायदा हुआ है, और आने वाले वक्त में हम दूसरी बीमारी पे आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं तमाम दोनों डॉक्टरों का, डॉक्टर फातिमा जवाद का और डॉक्टर यूसुफ कमाल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इस तरह हमें गुफ्तगू मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। अच्छे बने एंकर बन गए। तुम्हें भी बहरिया में प्लॉट मिलना चाहिए।